नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, तेल की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यूएई ने ऐसा कदम उठाया है जिसने ओपेक की नींव तक हिला दी। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन है या फिर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक साइलेंट पावर वॉर? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आपके पेट्रोल के दाम पर पड़ेगा या नहीं? यह कहानी सिर्फ तेल उत्पादन की नहीं है, यह कहानी है शक्ति, राजनीति और मुनाफे की। जब यूनाइटेड अरब अमीरात ने ओपेक से दूरी बनाने का फैसला लिया, तो उसने वैश्विक तेल बाजार को एक साफ संदेश दिया है। अब नियम बदलेंगे। इस फैसले के पीछे छिपा है खाड़ी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन और बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षाएं। और यकीन मानिए, इसका सीधा संबंध इंडिया की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। तो आज हम इसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे और समझेंगे कैसे चरण दर चरण जो है यूएई का यह फैसला अचानक क्यों आया है। सऊदी अरबिया और यूएई के रिश्ते में खटास क्या है और आखिर इंडिया को इससे फायदा होगा या नुकसान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भू राजनीति का असली खेल अब शुरू होता है। साथियों, वीडियो को अंत तक देखकर और फिर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है यूएई ने ओपेक छोड़ा, यूएई का बड़ा फैसला, सऊदी को चुनौती, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा है। इसके लिए दो समाचार पत्रों को हमने लिया, गार्जियन और राइटर्स को। गार्जियन लिखता है यूएई क्विट्स ओपेक इन विन फॉर ट्रंप एज ऑयल कार्टेल वीकेंड। राइटर्स लिखता है यूएई रिव्यूइंग मल्टीलैटरल टाइज आफ्टर ओपेक एग्जिट बट रूल्स आउट मोर डिपार्चर, ऑफिशियल्स से। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपेक है क्या। साथियों, ओपेक एक ऐसा तेल समूह है जिसमें दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश जो है शामिल है। और इसका मुख्य काम यह होता है कि तेल की आपूर्ति को जो है वो नियंत्रित किया जा सके और कीमतों को जो है वो स्थिर रखा जाए। और इस संगठन का सबसे प्रभावशाली देश अगर कोई है तो वो है सऊदी अरबिया, जो अक्सर प्रोडक्शन पॉलिसी तय करने में लीड करता है। यूनाइटेड अरब अमीरात भी 1967 से इस ओपेक का जो है वो सदस्य है। आपके स्क्रीन पर ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है और इस वर्ल्ड मैप पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दो रंग नजर आएंगे। एक आपको येलो कलर नजर आ रहा है और दूसरा आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। ये जो येलो कलर नजर आ रहा है, जिसमें कि आपको मिडिल ईस्ट एशिया के क्षेत्र दिख रहे हैं, जिसमें आपको अफ्रीका की कंट्रीज दिख रही हैं और दक्षिण अमेरिका, ये सभी जो हैं वह ओपेक कंट्री है। लेकिन इसके अलावा जो आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, जिसमें रशिया भी नजर आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी नजर आ रहे हैं, है ना। इधर अगर हम बात करें तो मैक्सिको भी आपको नजर आ रहा है। ये सारे के सारे जो है वो ओपेक प्लस कंट्री, जिसमें कि आपको इधर जो है ईस्ट एशिया के भी कंट्रीज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। साथियों, यूएई ने पिछले कुछ सालों से अपने तेल उत्पादन की जो क्षमता है उसको काफी बढ़ा ली, लेकिन ओपेक ने हर देश के लिए एक कोटा तय कर रखा है। यानी आप कितना तेल निकाल कर बेच सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। अब यूएई की समस्या ये थी कि उसके पास ज्यादा तेल निकालने की क्षमता थी, तो उसने कहा कि भैया हम ओपेक के कोटा के कारण उस तेल को जो है वो बेच नहीं पा रहे। यानी तेल तो हमारे पास भरपूर है, मशीनें भी हमारी तैयार है, लेकिन ओपेक के नियम ये कहते हैं कि आप सीमित मात्रा में ही तेल को बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यानी यूएई ज्यादा कमाना चाहता था, लेकिन नियम उसे जो है वो बार बार रोक रहे हैं। और इसी टकराव की वजह से यूएई ने ओपेक से दूरी बनाने का जो है फैसला लिया। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि ये जो लड़ाई आपको दिख रही है ये कोई जंग नहीं है, बल्कि एक बिजनेस मॉडल का फैसला है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो यही चाहता है कि पूरा तेल उत्पादन वो करे, ज्यादा से ज्यादा कमाई करे और बाजार पर ज्यादा नियंत्रण जो है वो करे। यानी कि यूएई का सीधा लॉजिक यही है कि जब मेरे पास ज्यादा तेल निकालने की क्षमता है तो मैं उसको बेचूं क्यों नहीं। लेकिन ओपेक का मॉडल जो है वो बिल्कुल अलग है। वह सप्लाई को कंट्रोल करके कीमतें स्थिर रखना चाहता है और यहीं से टकराव पैदा होता है। यूएई ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा कमाएंगे। ओपेक क्या कहता है, कम बेचो और कीमतों को जो है बढ़ाओ। ठीक, अब इसी को लेकर जो है वह यूएई और सऊदी के बीच में जो है वो क्या हुआ, खींचतान जो है शुरू हुआ। ठीक है,
यानी कि सऊदी और यूएई जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आ रहा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि खाड़ी का जो देश है, ये जो खाड़ी वाले देश दिख रहे हैं यहां, इन सारे देश में जो है एक ऐसा मुकाबला चल रहा है जहां गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं। लेकिन दांव पर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का जो देश है, इसके लीडरशिप जो है वो दांव पर लगा हुआ है। यानी कि एक तरफ है रियाद जो सालों से पावर का केंद्र रहा है, और दूसरी तरफ है दुबई जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब जो है वो बन चुका है। अब इस कहानी को थोड़ा सा और मैं आपको सिंपल कर देता हूं। साथियों, सऊदी अरब लीडर था और यूनाइटेड अरब अमीरात उसका साथ देता था। फिर हालात जो है वो बदलने लगे। यमन कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों की सोच जो है वो अलग हो गई। अब आपके दिमाग में होगा यमन कॉन्फ्लिक्ट। साथियों, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इस क्षेत्र पे आपको यमन नजर आएगा। और यमन के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे सऊदी और यूएई जो है वो यमन के मुद्दे पे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। यानी कि यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यमन के इधर आप देखेंगे ये आपको रेड सी, लाल सागर का क्षेत्र देखने को मिलेगा, है ना। और इसी लाल सागर को लेकर ये आपका सऊदी अरब है, ये यमन है, ध्यान रखिएगा। अब इस लाल सागर का जो क्षेत्र है, इस लाल सागर के क्षेत्र में जो बंदरगाह है, उनको कंपटीशन कर उस पर कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन जो है वो यूएई और सऊदी में बढ़ गया। अब दोनों देश जो है वो साथ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जो है वो क्या हो चुके हैं, कॉम्पिटिटर हो गए। आज यूएई जो है वो खुलकर ये बात कह रहा है कि मैं अपने इकोनॉमी, अपने ऑयल और अपने डिसीजन खुद कंट्रोल करूंगा, मुझे किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है। और यही वो पल है जब एक जूनियर पार्टनर एक इंडिपेंडेंस प्लेयर बनना जो है वो चाह रहा है। तो सिर्फ ये ऑयल पॉलिसी का मामला नहीं है, यह गल्फ के लीडरशिप की असली लड़ाई है, जहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब जो है वो एक दूसरे को सीधा चुनौती दे रहे हैं। और जियो पॉलिटिक्स का खेल यहीं से और ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। साथियों, एक समय था जब पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिश्ते सिर्फ दोस्ती और भरोसे के बल चल रहे थे, है ना। क्यों मैंने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया, क्योंकि पाकिस्तान का भी फैक्टर जो है वो यहां एंट्री कर रहा है ना। यूएई जो है वह बिना ज्यादा सवाल किए क्या कर रहा था, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था। आपको मेरी पुरानी वीडियो याद होगी तो आपको याद होगा कि यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि हमने जितना पैसा तुम्हें दिया है वो पैसा हमें वापस तुम करो। और वो पैसा सऊदी के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो यूएई को वापस कर रहा है ना। अब यहां पाकिस्तान फैक्टर क्या हो रहा है कि जिस पाकिस्तान को सऊदी और यूएई दोनों हेल्प कर रहे थे, अब यूएई क्या कर रहा है, पाकिस्तान से वापस ले रहा है। यानी कि जो लड़ाई यमन को लेकर थी, जो लड़ाई तेल के उत्पादन को लेकर थी, वह पाकिस्तान की तरफ भी जो है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है ना। तो ये जो भरोसे की दोस्ती थी, उसमें क्या हमें देखने को मिला कि अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदल रही है। अब हर देश पहले अपना फायदा देख रहा है और फिर रिश्ते निभा रहा है। और यहीं पे यूएई ने एक चाल चली कि पाकिस्तान से जो उसने कर्ज की वापसी ली, है ना। अब कहा कि देखो भैया, अब सुनने में थोड़ा सा सख्त लग रहा है, लेकिन असल में ये कोई जंग का ऐलान नहीं है। यह जियो पॉलिटिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। यानी कि हम बिना लड़े अपने फैसले जो है वो संदेश के माध्यम से दे रहे हैं। साथियों, यहां यूएई पाकिस्तान को क्या बताना चाह रहा है, यहां यूएई पाकिस्तान को यही बताना चाह रहा है कि देखिए अब खेल बदल रहा है और अब रिश्ते जो है वो भावनाओं से नहीं चलेंगे। रिश्ते जो है वह इकोनॉमिक इंटरेस्ट के माध्यम से जो है वो तय किए जाएंगे। पहले क्या होती थी कि भैया दोस्ती है, पैसा बाद में। अब क्या हो गया है, पैसा पहले है, दोस्ती बाद में है। तो जो लोग इसे अभी तक जंग समझ रहे हैं वो असली कहानी को जो है वो नहीं समझ रहे हैं। यह जंग नहीं है, बल्कि साइलेंट प्रेशर और स्मार्ट डिप्लोमेसी का खेल है, जहां हर कदम एक सोचा समझा जो है वो मैसेज दे रहा है। ठीक, अब हमने बात किया सऊदी, हमने बात किया यूएई, हमने बात किया पाकिस्तान। तीसरा जो चौथा जो देश अगर हम बात करें तो यहां आप ईरान को भी नहीं छोड़ सकते। साथियों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा किरदार है जो दिखता काफी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो असर डाल रहा है ना। आपने ईरान में जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है, खाड़ी के क्षेत्र में उसके प्रभाव भी आपने देखा है। ईरान इस पूरे इक्वेशन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास क्या है, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान ने बंद कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो लड़ाई हो रही है, और लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरा का पूरा मामला जो चल रहा था। आपने इसके पहले के वीडियो में कई बार इस बात को देखा, या आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसको देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी प्रकार का तनाव हो रहा है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो रुक गई है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से कीमतें जो है वो अचानक बढ़ी हैं। और यहां यूएई का अगर फैसला इस समय आ रहा है तो यूएई का डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि यूएई का यह डिसीजन जो है वह सिक्योरिटी रिस्क से भी जुड़ा है। अब सवाल यह आता है कि अगर यूएई ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। साथियों, यूएई जब ज्यादा तेल प्रोड्यूस करेगा तो उसकी सप्लाई जो है बढ़ेगी, और सप्लाई जब बढ़ेगी तो जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण हम क्या देख रहे हैं कि तेल की सप्लाई बहुत मुश्किल हो चुकी है। हम अपने ही देश में, अपने ही जिले में क्या देख रहे हैं, चाहे हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल की बात कर रहे हैं, चाहे हम डीजल की बात कर रहे हैं, चाहे हम सीएनजी की बात कर रहे हैं, हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं। तो यूएई अगर सप्लाई बढ़ाता है तो ऑयल प्राइस नीचे आएंगे और ओपेक की पकड़ जो है वो कमजोर होगी, यानी कि मार्केट में कंपटीशन जो है बढ़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स को क्या होगा, इसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सस्ता अगर तेल होगा तो कम इन्फ्लेशन होगा, चाइना को स्टेबल सप्लाई मिलेगी तो उसकी भी इकोनॉमी के लिए जो है जरूरी है वो होगा। लेकिन रशिया पर जो है इसका प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी काफी हद तक जो है वो ऑयल रेवेन्यू पर जो है डिपेंड करती है। और जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या आई है, आपने देखा है कि भारत भी जो रशिया से तेल ले रहा था, अमेरिका ने इसको मना किया था, लेकिन अमेरिका ने भारत सहित बहुत सारे देशों को छूट दिया है कि जब तक इधर तनाव है तुम लोग रशिया से तेल लो। लेकिन अगर यूएई उत्पादन करना शुरू करेगा तो सारे देशों के पास यूएई विकल्प होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम जो है वो रशिया के ऊपर होगी, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी जो है वो तेल के ऊपर है। यानी यूएई का ये फैसला जो है वो सिर्फ गल्फ के लिए नहीं, पूरे दुनिया की इकोनॉमी और पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को जो है वो हिला सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। साथियों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसका एक अहम खिलाड़ी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल जो है वो आयात कर रहा है, और अगर दुनिया में ऑयल का मार्केट बदलता है तो इसका सीधा असर भारत में रहने वाले आम नागरिक यानी कि हम और आप, हमारे जेब के ऊपर पड़ेगा। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो तेल सस्ता हो सकता है। ठीक, दूसरा, यूनाइटेड अरब अमीरात से अगर हम भारत की दूरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूरी भी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा नहीं। ये सारे ओपेक कंट्रीज हैं जो कि ओपेक के मेंबर्स हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियां हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपको यूनाइटेड अरब अमीरात नजर आ रहा है। ठीक, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात तेल का प्रोडक्शन कर रहा है तो इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाना पड़ेगा, वो इस क्षेत्र से जो है वो क्या कर सकता है, इस क्षेत्र से तेल जो है वो आसानी से लेकर आ सकता है। तो ये जो समस्या है वो नहीं होगी। यानी कि ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, और यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से बहुत आसानी से जो है वो क्या किया जा सकता है, मुंबई यानी कि इंडिया के क्षेत्रों में तेल की सप्लाई होगी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो है वो कम होगा, तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम हो सकते हैं, महंगाई भी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और खाड़ी क्षेत्रों में जो है इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है कि खाड़ी देशों में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो अगर खाड़ी देशों में अगर इनस्टेबिलिटी भी रह रही है तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी जो है वो कभी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए यूएई इस तरह से काम करेगा तो बाकी सारे देश जो है वो क्या होंगे, इसके विरोध भी जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है गल्फ कंट्रीज में जो हो रही है, एक तरफ लड़ाई अगर देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी लड़ाई तेल की है, तो कहीं ना कहीं आपस में भी इधर तनाव देखने को मिल सकता है। फायदा तो ये होगा कि हमें सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई जो है अस्थिर हो जाएगी। तो भारत के लिए सिचुएशन अपॉर्चुनिटी की भी है और भारत के लिए सिचुएशन रिस्क का भी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी जेब बचेगी, लेकिन अगर गल्फ में इन्हीं बात को लेकर फिर तनाव बढ़ गया तो सबसे पहला असर क्या होगा, भारत की तरफ होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये जो जंग नहीं छेड़ी है, लेकिन एक सिग्नल जो है वो क्या है, इस सिग्नल से गल्फ की पॉलिटिक्स जो है वो बदल रही है। अब सऊदी अरबिया की लीडरशिप जो है वो अकेले नहीं है, हर देश अपना खुद का जो है वो फैसला ले रहा है। और कहीं ना कहीं ओपेक कंट्री छोड़ने का अगर हम बात कर रहे हैं
तो एक बहुत ही अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर जो है वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये परिवर्तन जो है वो नेगेटिव भी जो है वो हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर ग्लोबल सप्लाई डिमांड बैलेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है ना। 2019 से लेकर 2025 तक का अगर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लोबल प्रोडक्शन और ग्लोबल कंजप्शन का ग्राफ जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि अगर यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ा है तो इससे स्थिति क्या हो सकती है? क्या तेल की आपूर्ति आसानी से हो सकती है? क्या तेल के दाम घट सकते हैं? क्या जो वैश्विक स्तर पर इस युद्ध के कारण और तेल की जो पहुंच है, तेल की जो सप्लाई है जो कि डिस्टर्ब हुई है, क्या वो सुधर सकती है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये भी जरूर बताएं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।